चलो देखो इधर आराम से, इधर स्टार्टिंग हर एक चीजें भूल जाओ, एक का क्वेश्चन बोलना, हम रोज एक का SFD BMD का आएंगे ना तो करवाते चलेंगे और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, परेशान नहीं होना। चलो यूनिट नंबर 5 जो है वो आपका कॉलम है। इस यूनिट नंबर 5 कॉलम में कुछ याद करने वाला डेटा रहेगा, उसको हम याद करवाएंगे। एक कॉलम, तो कॉलम को समझने से पहले हम समझते हैं स्ट्रैट। क्या पढ़ते हैं? स्ट्रैट। तो स्ट्रैट एक प्रकार का, अरे तुम लोग काहे अपने में कर रहे, 5 आधा घंटा तुम शांति से रहो। स्ट्रैट जो होता है वो एक प्रकार का कंप्रेशन मेंबर है। कौन सा मेंबर है? कंप्रेशन मेंबर इसलिए बोला गया है क्योंकि इस पे कौन सा लोड लगता है? कंप्रेसिव लोड लगता है। अब ये स्ट्रैट चाहे तो वर्टिकल हो सकता है या फिर आपका इंक्लाइंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि इंक्लाइंड कंप्रेशन मेंबर को हम स्ट्रैट बोलते हैं, नहीं। स्ट्रैट जैसे मान लेते हैं कि ये आपका घर का छज्जा निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है? घर का छज्जा। तो यहां पर क्या किया जाता है कि ऐसे एक इंक्लाइंड सपोर्ट दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऐसे एक इंक्लाइंड सपोर्ट दिया जाता है। तो यहां पर जो लोड आता होगा इस स्ट्रक्चर पे, इस स्ट्रक्चर पे जो लोड आता होगा वो आपका लोड कैसा रहेगा? ऐसे ना लोड लगेगा, इस कॉलम पे ऐसे लगेगा। इसका मतलब यहां पर रहेगा इस प्रकार से स्ट्रक्चर, तो इस पे ऐसे लोड लगेगा। दैट इज आपका इस लोड को क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव लोड। कौन सा लोड? कंप्रेसिव लोड। तो जो आपका, तो यहां पर जो मेंबर है वो आपका कैसा मेंबर है? इंक्लाइंड मेंबर है। कौन सा मेंबर है? इंक्लाइंड मेंबर है। चलिए आपका मान लेते हैं कि कोई पिलर है। क्या है? एक कोई पिलर है और ये आपका इस प्रकार से रखा हुआ स्ट्रक्चर पे, तो इस पे जो लोड आएगा दैट इज पी लोड। ये आपका लोड कौन सा पी लोड रहेगा? ये भी तो कंप्रेशन लोड रहेगा। कौन सा लोड लगाना है? कंप्रेसिव। और एक चीज और याद रखना है कि जितने भी जो हम कॉलम पे लोड लगाएंगे, कॉलम पे क्या लगाएंगे हम? जितना भी जो लोड लगाएंगे वो बिल्कुल दम बीचों बीच लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? बीचों बीच लगाएंगे कॉलम पे। ई कॉलम का क्रॉस सेक्शन और ये एक्स होगा, मतलब ई वाई होगा और ये क्या होगा? एक्स होगा। और इसके दम मिडिल में आपको लोड लगाना है जो कि दम सेंटर से पास करे, इधर उधर लोड नहीं लगाना है। अभी कैसा लोड लगाना है? सेंटर पे लोड लगेगा कॉलम के। तो यहां पर ई जो कॉलम है, मतलब कि ई जो स्ट्रैट है वो आपका कैसा स्ट्रैट है? कौन सा स्ट्रैट है? वर्टिकल स्ट्रैट है। कौन सा स्ट्रैट है? वर्टिकल स्ट्रैट है। अरे यार तुम वर्टिकल, इसको पागल कुत्ता काट लिया है। वर्टिकल स्ट्रैट है। और जो वर्टिकल स्ट्रैट होता है, फिर से बता रहे, वर्टिकल स्ट्रैट को ही ऐसा एंड, ध्यान समझो, ऐसा एंड जिसका दोनों एंड क्या हो? फिक्स हो। दोनों एंड क्या हो? फिक्स हो। दोनों एंड क्या हो? फिक्स हो। कहने का मतलब वो मूव नहीं कर सकता। ऐसे है तो ऐसे, जैसे ये सब जो कॉलम है ना वो उसको तुम मूव नहीं करवा सकते धक्का देके। तो कॉलम का डिफिनेशन कि वैसा स्ट्रैट जो वर्टिकल हो, क्या हो? वर्टिकल हो। और प्लस में क्या होना चाहिए कि आपका फिक्स हो। दोनों एंड क्या हो? फिक्स हो। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ऐसे कभी कभी बोल देता है कि कॉलम है, वन एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है, वो बोल देता है, लेकिन वो डिफिनेशन नहीं है। कॉलम का मेन डिफिनेशन क्या है कि वैसा वर्टिकल स्ट्रैट, तो कॉलम भी एक प्रकार का स्ट्रैट है या नहीं है? है। याद, मतलब कंफ्यूजन नहीं करना है। स्ट्रैट जो होता है वो चाहे तो वर्टिकल भी हो सकता है या फिर इंक्लाइंड भी हो सकता है। और कॉलम अगर बोल दिया जाता है इसका मतलब वो हमेशा वर्टिकल रहेगा, कभी भी इंक्लाइंड नहीं रह सकता। तो वर्टिकल मेंबर या फिर वर्टिकल स्ट्रैट इज नोन एज कॉलम। कॉलम हमेशा कैसा रहेगा? वर्टिकल रहेगा। और यहां जो हम लोग जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो आपका डायरेक्ट लोड पढ़ेंगे, मतलब बिल्कुल सेंटर पे लगेगा। ये सेंट्रिक लोड हम लोग टॉस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका लोड कैसा होना चाहिए? एक्सियली लोडेड कॉलम होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एक्सियली लोडेड कॉलम होना चाहिए। तो ये आपका क्या है? कॉलम है।
अब कॉलम जब अगर देखने जाए तो स्ट्रट समझ में आया कि ऐसा कंप्रेशन मेंबर जो वर्टिकल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। कॉलम एक ऐसा स्ट्रट है, कॉलम भी एक प्रकार का क्या है, स्ट्रट है। ऐसा स्ट्रट है जो कि क्या है, वर्टिकल है। क्या है वो, वर्टिकल है। और कॉलम में अगर कुछ भी नहीं बताता है कि वो दोनों एंड फिक्स है कि क्या है, कुछ भी नहीं वो बोलता है, तो अपने से दोनों एंड को क्या मानते हैं, फिक्स मानते हैं क्वेश्चन पे। दूसरा चीज आता है टाइप्स ऑफ कॉलम, नहीं, दूसरा आता है सिलेंडरनेस रेशियो। क्या आता है, सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा। इसका मतलब होता है एल इफेक्टिव अपॉन में लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। अब लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन पता है, देखो बकलोल कहता है कि नहीं पता है, पहले ही चैप्टर में पढ़ा है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब कि के को जो आपका होता है के इज इक्वल टू, सॉरी, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब ये लैम्डा मतलब एल इफेक्टिव अपॉन में के मिनिमम। अभी के मिनिमम का मतलब आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर। तो यहां से k इज इक्वल टू रूट अंडर में आई अपॉन में ए। अब आई एक्स एक्स के अबाउट भी हो सकता है, आई वाई वाई के। तो दोनों से आपको k का वैल्यू निकालना है और जो वैल्यू मिनिमम रहेगा वही यहां पास रखना है। तो i इज इक्वल टू ए के स्क्वायर तो सोल्व कर लोगे, निकाल लोगे कि नहीं। i आपको पहले से बताया हुआ कि कैसे निकालना है, बताए हैं। एरिया आपको बताए हैं कैसे सोल्व करना है उसका एरिया, तो आपको k निकल जाएगा कि नहीं। अब x का वैल्यू निकालोगे तो k x आएगा और y का निकालोगे तो k y आएगा। अब इन दोनों में से जो कम रहेगा वही आपका k मिनिमम होगा। k मिनिमम का तो बात खत्म हो गया। अब बचा एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव वो बोलता है कि जो आपका डिफॉर्मेबल पार्ट है, कौन सा पार्ट है, डिफॉर्मेबल पार्ट है। ऐसे बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन जीरो मोमेंट। अब जीरो मोमेंट तुमको नहीं समझ में आएगा, टॉस में जब चलेंगे ना तो वहां पर तुमको पता चलेगा कि जीरो मोमेंट क्या होता है। अब हम समझो यहां से याद कैसे करना है। इसको याद करने बहुत सा चीज रहता है, लेकिन हर एक चीज याद नहीं करना है। इसमें क्या याद करना है समझाते हैं आपको। जब एंड फिक्स होता है तो क्या यहीं से बेंड करता है, नहीं। बताए हैं आपको कि कोई एंड को अगर तुम फिक्स कर दोगे तो वहां से बेंड नहीं करता, बल्कि थोड़ा सा आगे से बेंड करता। तो ये जो बेंड करेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से बेंड करेगा, ठीक है। तो जो डिफॉर्मेबल पार्ट है, ये आपका डिफॉर्मेबल पार्ट है या नहीं है, अरे यही आपका कौन सा पार्ट है, डिफॉर्मेबल। इसीलिए इसको बोला जाता है एल इफेक्टिव। कौन सा पार्ट इसको, एल इफेक्टिव। मतलब एक्चुअली में कितना लेंथ इसका फेल कर रहा है, मतलब कितना लेंथ इसका खराब हो गया, क्रॉस हो गया, बकल कर गया। बकल का मतलब बेंड करना। तो कॉलम जो होता है वो बेंड करता है या फिर क्रॉस करता है, दो ही चीज का ऑप्शन आता है, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो एल इफेक्टिव ही है। अब इस एल इफेक्टिव को निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, तो इसको कैसे याद रखना, चीजें समझना। यहां से जो वैल्यू होता है वो होता है 0.25। कितना होता है, 0.25। इसको टॉस में प्रूफ पढ़ोगे। यहां पर भी आपका वैल्यू कितना होता है, 0.25। तो ये आपका कितना बच गया, 0.5। अरे बचेगा, देखो तो, अरे बचेगा, अरे 0.25 वो बचेगा कि बीच में कितना, 0.5। अरे मतलब आधा एन तो आधा बीच में बचेगा। देखो कंफ्यूजन सबको है। तो एल इफेक्टिव इज इक्वल टू, और ये पूरा लेंथ आपका एल है, पूरा लेंथ क्या है, एल है। तो एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.5 एल लिख सकते हैं। अरे यही तो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, L/2। तो यही आपको क्वेश्चन में याद रखना कि एल इफेक्टिव इज इक्वल टू L/2, आपको क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज है कब, जब दोनों एंड फिक्स है तब। याद इसी को रखना है, क्यों अभी बता रहे हैं इसको ऐसे, हम इसलिए डायरेक्ट भी बता सकते थे। डायरेक्ट बताने से याद रहने की संभावना कम होता है, ठीक है, इसीलिए हम नहीं बता रहे। आगे देखो, एक एंड मान लेते हैं कि फिक्स है, एक एंड क्या है, फिक्स है, और दूसरा एंड क्या है, हिंज है। क्या है ये, हिंज है। तो हिंज वाले में ध्यान रखना है, हेलो इधर इधर इधर, हिंज वाले में ध्यान ये रखना है कि हिंज रहता है तो पूरा यहीं से बक्कल कर जाता है। कहां से बक्कल कर जाएगा,
कहां से? जहां पर हिंज रखोगे वहीं से बक्कल कर जाएगा, आगे से नहीं। तो यहां से यहां जो आपका लेंथ होगा वो क्या होगा? अब तुम हमको ये चीज बताओ कि यहां का एल इफेक्टिव, वहां का एल इफेक्टिव, कहां का एल इफेक्टिव कम होगा और कहां का एल इफेक्टिव ज्यादा होगा? वहां वाला ज्यादा होगा। तो एक चीज हमको बताओ कि 2 बड़ा है कि √2 बड़ा है? 2 बड़ा है। तो अगर यहां पर हमको ज्यादा वैल्यू चाहिए तो एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल बाय √2 कर देना है। क्या कर देना है आपको? √2 करना है। क्या करना है? √2 क्यों किए? क्योंकि एक इंड तो 0.25 के लगभग में रहेगा या फिर अलग चीजें रहेगा, वो एग्जैक्ट आपको भी नहीं पता चलेगा यहां। लेकिन अगला जो इंड है वो आपका कहीं ना कहीं इससे क्या है? ज्यादा है, और एक ही को इंड फिक्स है। एक इंड फिक्स है, दूसरा क्या है? हिंज है। तो 2 से नहीं डिवाइड करके कितना से डिवाइड करोगे? √2 से। किससे? √2 से। तो यहां पर एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल बाई √2। ये दोनों डेटा आपको याद हुआ? याद हुआ? हाँ। अगला आप समझो कि दोनों इंड अगर आपका हिंज है, दोनों इंड क्या है आपका? हिंज है। दोनों इंड क्या है आपका? हिंज है। तो ये पूरा का पूरा बक्कल कर जाएगा। तो एल इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर? क्यों? क्योंकि पूरा बक्कल करेगा ये। अगला ध्यान से रखना, एक और रहता है फ्री इंड। अब फ्री इंड वाला में समझाते हैं। ई पूरा लेंथ है, जब तुम इसको मोड़ने की कोशिश करोगे ना तो ये मुड़ मार करके दम नीचे तक मुड़ जाएगा। ऐसे मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? अरे भाई ये ऐसे फिक्स है, बिल्कुल समझना। ऐसे है, अब इसको तुम मोड़ोगे तो ऐसे मुड़ जाएगा। अरे नहीं मुड़ेगा, ऐसे देखो, बोला नहीं मुड़ेगा। हाँ मुड़ जाएगा। ऐसे है तो ऐसे गिरना नहीं, ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। तो अपने लेंथ का डबल हुआ कि नहीं? एक लेंथ ई भी और एक लेंथ एल। तो यहां से एल इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा? 2L। कब? जब इंड इसका फ्री रहेगा तो। हाँ तो हाँ, फिर भी नहीं, मतलब कि वो सब हो जाता। ठीक है, ठीक है, वो टूट जाता। तो भाई जब लोड, सुनो अरे भाई फेल कब करेगा? जब भी कमजोर होगा तभी बात कर, मजबूत रहेगा तो थोड़ी होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फेल के कंडीशन में ही हम ये सब पढ़ते हैं। तो एल इफेक्टिव का मतलब कि जब फेल करेगा तो ऐसे बेंड हो जाएगा। तो आपका कितना याद रखोगे? 2L। दूसरा चीज है, हेलो इधर, यहां पर एंड जो, अच्छा यहां पर क्या अपने पोजीशन से आगे पीछे जा रहा है? अरे ये आगे पीछे नहीं, लेकिन एक और डायग्राम बनाते हैं, मतलब कि रोलर लगा देते हैं। इसमें बता, इसमें आगे पीछे जा सकता है कि नहीं जा सकता है? क्या इसको पोजीशन से रोका गया है? वन एंड फिक्स, और दूसरे चीजें पोजीशन से रेस्टेंट। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा घुमा करके, वो चीजें हम समझते। इसमें जो आता है वो एल इफेक्टिव आता है 1.2 एल के बराबर। कितने के बराबर आता है? 1.2। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है? अरे याद कर, ये तो हम तुमको याद करवाइए दिए सब, अब बाकी बचा ये, तो इसको याद कर लो 1.2 एल। तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब हम लैंग्वेज पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? लैंग्वेज पे। ध्यान सुनो इधर, ई जो है वन एंड नहीं, बोथ एंड इज फिक्स्ड। तो फिक्स नहीं बोलता है, कैसे बोलता है समझो। बोथ एंड इज हेल्ड इन पोजीशन। हेल्ड इन पोजीशन का मतलब समझो, बात में समझो कि क्या क्या बोल रहे हैं। हेल्ड इन पोजीशन बोलता है। हेल्ड इन पोजीशन बोलने का मतलब यह है कि अपने एंड से इन्होंने मूव नहीं कर सकता। क्या पहला? हेल्ड इन पोजीशन। तो हेल्ड इन पोजीशन का मतलब इन्हें उन्हें मूव नहीं कर सकता। समझ में आया? बोथ एंड आर हेल्ड इन पोजीशन मतलब सही है, इन्होंने मूव नहीं कर रहा है। बोथ एंड आर पट कदा कहीं को हेल्ड इन पोजीशन
बोथ एंड आर रेस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट रोटेशन। समझो, दो चीजें बोलेगा, एक तो बोलेगा होल्ड इन पोजीशन या फिर हेल्ड इन पोजीशन, वही पोजीशन, और यहां पूछेगा रेस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट रोटेशन। ये सब बताता है वो, पूछता है वो, नहीं पूछता है कि बोथ एंड आर फिक्स्ड, नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता है वो। कैसे बोलता है वो, हम उसका भाषा समझा रहे। बोथ एंड आर हेल्ड इन पोजीशन या फिर होल्ड इन पोजीशन एंड रेस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब रोकना और रोटेशन का मतलब घूमना, मतलब घूमने से रोकता है। तो बताओ दोनों एंड घूमने से रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? तो ये दोनों बात का मतलब ये होता है कि दोनों एंड फिक्स्ड। तो लिखता है कि ए कॉलम हुज बोथ एंड आर होल्ड इन पोजीशन एंड आल्सो रेस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट रोटेशन। इसका मतलब यह है कि दोनों एंड क्या है? फिक्स है। यहां देखो क्या बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है? हाँ, हिंदी में बोलता है वो, हमें नहीं पता। उसमें ये लिखता है कि दोनों अपने जगह पे हैं और मुड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, देखो इधर अगला समझो। हाँ देखो यहां इसमें कैसे बोलता है, बोथ एंड्स आर होल्ड इन पोजीशन, बोथ एंड आर होल्ड इन पोजीशन, मतलब दोनों एंड आपको पोजीशन में इन्होंने मूव नहीं कर सकता। वन एंड इज रिस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट रोटेशन बट अदर इज नोट। मतलब एक एंड रिस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट रोटेशन का मतलब है कि देखो रिस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट रोटेशन का मतलब फिक्स है, ठीक है, और होल्ड इन पोजीशन का मतलब चाहे फिक्स भी हो सकता है या फिर हिंज भी हो सकता है। इसमें आपका फिक्स भी हो सकता है और क्या हिंज भी, क्योंकि हिंज में भी इधर उधर मूव नहीं करता है और फिक्स में भी इधर उधर मूव नहीं करता। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट रोटेशन, तो इसमें क्या बोलेगा, बोथ एंड आर होल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड बट अदर एंड इज फ्री टू रोटेट, अदर एंड इज फ्री टू रोटेट, मतलब अगला जो एंड है वो फ्री टू रोटेट का मतलब आसानी से घूम सकता है। तो ये घूम सकता है कि नहीं, इसका मतलब आसान भाषा में ही कहना चाह रहा है, मतलब टफ भाषा में ही कहना चाह रहा है, आसान भाषा कंपेयर में, कि एक एंड फिक्स है, दूसरा क्या है, हिंज है, दूसरा फ्री नहीं है, हिंज है। क्या बोलेगा, हिंज है। इसमें क्या बोलेगा कि वन एंड इज फ्री टू, नहीं, वन एंड इज होल्ड एंड आल्सो रिस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट रोटेशन बट अदर एंड इज फ्री। बस सिंपल सही बोल देता। तुमको का सुनने में अच्छा लग रहा। वन एंड इज सॉरी, वन एंड इज सॉरी, वन एंड इज होल्ड इन पोजीशन and also restricted against rotation but other end is free, ऐसे बोलता है। आगे हुआ कैसे, इसमें क्या बोलता है, both end is free but not restricted against rotation, एक ही बात में खत्म। both held in position but not restricted against rotation, मतलब दोनों एंड क्या है, हिंज है, हिंज है। कौन सा एंड है, हिंज है, ऐसे कहता है वो। इसमें क्या कहता है, वन एंड इज फिर सॉरी, वन एंड इज हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट रोटेशन बट अदर एंड इज नॉट हेल्ड इन पोजीशन एंड फ्री टू रोटेट। अरे भाई तो पूछ तो बोले सुन लिया करना रे, अपने काहे बोलता। वन एंड इज फ्री टू सॉरी, वन एंड इज होल्ड इन पोजीशन एंड आल्सो रिस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट रोटेशन बट अदर एंड इज नॉट हेल्ड इन पोजीशन एंड फ्री टू रोटेट, ऐसे बोलता है ये। मतलब अगला पोजीशन में होल्ड नहीं है, होल्ड है इन्होंने भाग जाएगा ये, ऐसे बोल बोल करके तुमसे क्वेश्चन पूछता है। और वो ऐसे कभी नहीं पूछता है कि एक एंड फिक्स है दूसरा फ्री है, पूछता ही नहीं। फिगर का तुम सिर्फ ए याद रखो फिगर, बाकी वो तो तुमको बता दिए कि रिस्ट्रिक्टेड कैसे कैसे पूछेगा, वो चीजें आपसे पूछेगा। आए क्या
भाई बुक में सब चीज़ है यार, हम PDF बुक है। एक काम करो, हम जो वो वाला जो चार्ट है ना जिसपे ऐसे लिखा हुआ रहता है वही वाला हम भेज देंगे, ठीक है। अरे जो मैंने बोला ना वही लिखा रहता है उसमें, ठीक है। तो ये आपको याद हुआ, याद करो इसमें। चलो 1 एंड फ्री रहेगा तो मतलब कि आपका फ्री रहेगा तो 2L हो जाएगा ना, L इफेक्टिव। चलिए फिर से बोलिएगा, दोनों एंड फिक्स रहेगा तो L/2। एक एंड फिक्स, दूसरा आपका हिंज L/√2। अगर दोनों हिंज रहेगा तो L, 2L बोलता है, L के बराबर है। अगर पहला जो है वो आपका फ्री है तो फ्री एंड के लिए 2L, पहला फिक्स और दूसरा हेल्ड इन, नोट हेल्ड इन पोजीशन, कितना होगा 2L। ये हो गया 1.2L है, नहीं पता हमको। आगे कुछ थियोरेटिकल वैल्यू दिया जाता है, कुछ ऐसे। चलो तो ये चीजें हो गया L इफेक्टिव आर मिन। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कॉलम देख लेते हैं। अच्छा, ये जो सिलेंडरनेस रेशियो है L इफेक्टिव भी निकाल लोगे, K मिनिमम निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? किसी को कोई तकलीफ है बोलो। अब देखो टाइप्स ऑफ कॉलम में अलग अलग आता है, हम सब चीज नहीं लिखाएंगे। टाइप्स ऑफ कॉलम में पूछता है, नहीं पूछता है तुम लोग से, लेकिन रहता है कि मटेरियल के हिसाब से, स्टील कॉलम, RCC कॉलम, ये सब चीजें रहता है। टाइप्स ऑफ मटेरियल, लकड़ी का कॉलम, वुड कॉलम, तो ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो पूछता है वो चीज है। टाइप्स ऑफ कॉलम एज पर सिलेंडरनेस रेशियो हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कॉलम एज पर सिलेंडरनेस रेशियो, इसके प्रकार से 3 टाइप के कॉलम। कितने कॉलम? 3। पहला आपका होता है शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम, और तीसरा आपका लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम का मतलब जिसका सिलेंडरनेस रेशियो 30 से कम है, जिसका सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो 30 से 100 के बीच में है, जिसका सिलेंडरनेस रेशियो 100 से ज्यादा है। फिर से बोलो, 30 से कम रहेगा तो शॉर्ट, 30 से 100 रहेगा तो इंटरमीडिएट, और 100 से ज्यादा रहेगा तो लॉन्ग। कभी कभी क्वेश्चन में 30 नहीं दे करके 32 भी दे देता। क्या देता है? 30 नहीं दे करके 32 भी। तो यहां से 32 से 120 और 120 से ज्यादा, तो दोनों डेटा में से कोई डेटा आपसे कोई एक आध गो देगा। अरे देखो आपस में बात ना करो ना, 30 से कम रहेगा या फिर 32 से कम रहेगा। कभी कभी 32 भी देता हो, कभी कभी 30 भी देता है। क्या शॉर्ट का मतलब? हाँ, छोटा। सिलेंडरनेस रेशियो का मतलब कि यहां से L इफेक्टिव अपॉन में K मिनिमम। अब जब L इफेक्टिव ज्यादा होगा तो मतलब कि कॉलम क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। जैसे मैं इतना बड़ा कॉलम है और ये क्या है? इतना बड़ा, तो दोनों का L इफेक्टिव क्या होगा? अलग अलग होगा। तो शॉर्ट कॉलम कहने का मतलब ये है कि वो छोटा कॉलम है। अब कितने से छोटा है? कब बोलेंगे कि शॉर्ट कॉलम है? जिसका सिलेंडरनेस रेशियो तुम निकालना, 30 से कम रहेगा तो शॉर्ट मतलब शॉर्ट, और 30 से 100 रहेगा तो इंटरमीडिएट, और 100 से ज्यादा रहेगा तो लॉन्ग। कभी कभी 32 का भी रेफरेंस ले लेता है, तो 32 का याद रखो, 32 से 120 या फिर 120 से ज्यादा। तो ये चीजें आपका हो जाता है शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम, लॉन्ग कॉलम। अब मेन यहां से जो पॉइंट आता है निकल के, वो आता है कि शॉर्ट कॉलम जो होता है वो कैसे फेल करता है। शॉर्ट कॉलम कैसे फेल करता है? तो आप एक आसान सा तरीका आपको हम समझाते हैं। ये एंड है, एक एंड ऐसा है, इतनी गो ही है, और एक जो है वो इतना गो है। बताओ कि क्या ये बेंड करेगा या फिर ये बेंड करेगा? ये बेंड करेगा, लेकिन ये बेंड करेगा? टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं, ठीक है। मतलब कि तो यहां से ये अपने आप में क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, लेकिन बेंड नहीं करेगा। तो वैसे ही क्या होता है कि अगर कोई छोटा सा स्ट्रक्चर तुम बनाए हो, मान लेते कि इतनी गो है, लेंथ उसका कम है, और तुम लोड लगा रहे हो, तो ये अपने आप को क्रश कर जाएगा। क्रश का मतलब क्या होता है कि कहीं पर इसका मेंबर में पाउडर की तरह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये पाउडर की तरह चुकने चूर हो जाएगा, लेकिन ये बेंड नहीं करेगा। हाँ, वही बात समझ। तो ये क्या कर जाएगा? पाउडर के रूप में हो जाएगा, लेकिन ये बेंड
नहीं करेगा। तो ऐसा लोड, ऐसा कॉलम पे जो लोड लगता है, इस लोड को बोलते हैं क्रशिंग लोड। कौन सा लोड? क्रशिंग लोड। और ये लोड कौन सा कॉलम है? शॉर्ट कॉलम है। इसका मतलब इसमें जो फेल्यूर होता है वो बकलिंग का फेल्यूर नहीं होता है। क्या ये बकल करेगा? नहीं करेगा। दैट इज इसमें क्रशिंग फेल्यूर। कौन सा फेल्यूर देखने को मिलेगा हमको? क्रशिंग फेल्यूर देखने को मिलेगा। हाँ, चुकने चूर हो जाएगा। अगला और दूसरा होता है इंटरमीडिएट। ना तो वो शॉर्ट है और ना तो वो लॉन्ग है। तो ये क्या करता है कि दोनों में फेल कर जाता है। मतलब थोड़ा सा बेंड भी कर जाता है और थोड़ा सा कहीं पर भी क्रश भी कर जाता है। यानी कि उसका जो मटेरियल होता है वो छोटे छोटे पाउडर के रूप में टूट जाता है। जैसे किसी को पकड़ के ऐसे ऐठ दो तो ऐसे मिट्टी की तरह नहीं, पाउडर की तरह से खत्म हो जाएगा। तो वैसे ये भी हो सकता है। ठीक है। तो इंटरमीडिएट कॉलम क्या होता है? दोनों में फेल होता है। बकल में भी फेल होता है और क्रशिंग में भी फेल होता है। किस में फेल होता है? बकल में भी फेल होता है और क्रशिंग में भी फेल होता है। अब एक लॉन्ग कॉलम होता है। कौन सा कॉलम? लॉन्ग। ये बोलता है भाई हम क्रॉस नहीं करेंगे। ये क्या करता है? इतना ज्यादा हो जाता है कि आराम से बेंड कर जाता है। जैसे डोल पत्ता खेले हो? डोल पत्ता है, हाँ, पेड़ पे खेला जाता है। क्या वो टूटता है? नहीं टूटता है। क्या वो क्रॉस करता है? नहीं। क्या करता है? सिर्फ बकल करता है, से बेंड। तो ये जो होता है वो बकल। और फिर ज्यादा ऐड दोगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ज्यादा ऐड दोगे तो ये टूट जाएगा लेकिन क्रॉस नहीं करेगा। समझ में आया? तो बकल मतलब कि जो लॉन्ग कॉलम होता है सिर्फ बेंड होता है। कहीं पर इसको मटेरियल जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं करेगा, मतलब पाउडर के रूप में नहीं टूटेगा। अब क्वेश्चन यहां से क्या क्या बताएं उस चीजों को रिकॉल करो 5 मिनट में। फिर से हमको बताओ, तुम शांत से सुनो। स्ट्रैट एक ऐसा मेंबर है जो कि कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है। उसमें चाहे तो वो वर्टिकल भी हो सकता है, चाहे तो वो इंक्लाइंड भी हो सकता है। कॉलम जो होता है वो वर्टिकल स्ट्रैट होता है। कॉलम क्या है? वर्टिकल स्ट्रैट। अगर कॉलम के बारे में कुछ नहीं बताता है कि उसका एंड क्या है तो अपने से क्या मानते हैं कि दोनों एंड उसका फिक्स है। अगला चीज है, फिर हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो की तरफ चले। सिलेंडरनेस रेशियो होता है एल इफेक्टिव अपॉन में लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, दैट इज के मिनिमम। अब के इज इक्वल टू पता है रूट अंडर में आई अपॉन में ए होता है, आई अपॉन में ए होता है। सिलेंडरनेस रेशियो के हिसाब से कॉलम को 3 भागों में बांटा गया, शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग। शॉर्ट जो होता है वो सिर्फ क्रशिंग में फेल होता है, इंटरमीडिएट दोनों में फेल होता है, बकल में भी और क्रशिंग में भी। और एक तीसरा क्या होता है? लॉन्ग। लॉन्ग जो होता है वो सिर्फ बकल में फेल करता है। शॉर्ट का क्रश मतलब कि आपका सिलेंडर रेशियो 30 से कम रहेगा, इंटरमीडिएट का 30 से 100 रहेगा और 100 से ज्यादा। कभी कभी 30 का रेंज नहीं दे करके 32 करे तो 32 से कम, 32 से 120 और 120 से ज्यादा। इतना चीज अब तक में पढ़े। मेन यहां से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जो लोड आया, ये लोड क्रशिंग लोड, ये लोड जो है इसको कैसे निकालेंगे? इसका लोड निकालने का तरीका क्या है? मतलब ये जो पी लोड है वो कैसे निकालें, कितना में फेल करेगा कि नहीं करेगा? तो देखो, पी लोड निकालने का एक तरीका बहुत आसान सा है। इसमें 2 लोग आए हैं। क्या, कितने लोग आए हैं? 2 लोग। एक आया था, इसका नाम था यूलर्स। एक, हाँ, इसका नाम है यूलर्स, उल्लू इसको बोला करो। देखो नहीं, आइलर्स यूलर्स है, पता नहीं। दूसरा आया था रैंकाइन। क्या आया था? रैंकाइन थ्योरी आया था। कौन सा थ्योरी आया था? रैंकाइन। और एक आया था आइलर्स थ्योरी। अब हमेशा कंफ्यूजन ये होता है कि शॉर्ट कौन किसने दिया, लॉन्ग किसने दिया, शॉर्ट किसने दिया, इंटरमीडिएट किसने दिया। तो सबका ट्रिक यहां पर बनाए हुए जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये आइलर्स ने जो था, इसका नाम जो था वो इसमें एल लगा हुआ था। तो इसका मकसद शुरू से यही है कि एल लगा हुआ है तो अपने नाम पे ये ऐसा क्वेश्चन दिया जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्गे कॉलम के लिए वैलिड है ही था।
कौन सा कॉलम के लिए वैलिड था? लॉन्ग, क्योंकि इसके नाम में ही एल था। क्या था? एल था, पहले से एल लगा हुआ था, ठीक है। हाँ, पहले से एल उसका लगा हुआ था, इसीलिए इसने जो अपने आप को बताया वो किसके बारे में बताया? लॉन्ग कॉलम। इस शॉर्ट और इंटरमीडिएट के बारे में बोला कि हमें इसके बारे में पता नहीं है। तो भाई साहब इधर से आए। रैंकाइन बोले कि देखो हमको सबके बारे में पता है, लॉन्ग, शॉर्ट, इंटरमीडिएट, हम तीनों के बारे में देंगे। और तीनों के बारे में इतना छोटा डिफिनेशन, इतना छोटा दिए ट्रिक, मतलब डायरेक्ट निकालो, कुछ नहीं दिए हैं। पता क्या दिए हैं? समझो इधर, कुछ नहीं दिए हैं, पता क्या दिए? देखो क्या क्या दिए हैं, समझो। हमको पता है, क्या पता है कि पहले से पता है कि अगर कोई कॉलम शॉर्ट है, कौन सा कॉलम है? शॉर्ट, और इस पे लोड कौन सा लगता है? ऐसे हम कोई सेंटर पे पी लोड लगा रहे हैं। कौन सा लोड लगा रहे हैं? पी, और इसका एरिया क्या है? ए। तो बताओ कि लोड लगाते जाओ, लोड लगाते जाओ, लोड लगा, एक ऐसा आएगा कि जिस पे लोड लगाने पे जस्ट क्या कर जाए? वो कर जाए। तो जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर जाएगा, शॉर्ट कॉलम के बारे में बता रहे, जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर जाएगा वही इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा कि नहीं? जैसे मान लेते हैं कि 60 किलो न्यूटन पे क्या करिए, ये क्रॉस कर गया, इसका मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसका कितना था? 60 किलो न्यूटन। यही ना, ज्यादा कितना सह सकता है ये? 60 किलो न्यूटन। तो ये आप कैसे चेक कीजिएगा? डायरेक्ट टेस्टिंग मशीन पे रख दीजिए, चेक करके बता देगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? तो टेस्टिंग मशीन पे स्ट्रेस बताता है। क्या बताता है वो? स्ट्रेस। लोड आपको नहीं बताता है। क्या बताता है? स्ट्रेस। तो आपको मशीन पे स्ट्रेस बताएगा, तो जिस स्ट्रेस पे फेल कर गया, शॉर्ट कॉलम है, तो इस स्ट्रेस पे जो फेल करेगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा? क्रॉसिंग स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? अरे कौन सा स्ट्रेस होगा? कौन सा स्ट्रेस होगा? क्रॉसिंग स्ट्रेस। अब बताओ कि जब ये क्रॉसिंग स्ट्रेस हो गया तो स्ट्रेस आपको कहां से मिल जाएगा? मशीन से, या फिर आप चेक कर लीजिए। अगर आपको क्रॉसिंग लोड निकालना है, क्रॉसिंग लोड का मतलब अल्टीमेट लोड जिस पे ये फेल करे, क्रॉसिंग लोड का मतलब क्या हुआ? अल्टीमेट क्रॉसिंग लोड निकालना है, तो सिग्मा सी इंटू में एरिया गुना कर दोगे तो नहीं निकल जाओगे? अरे निकल जाएगा कि नहीं मैक्सिमम लोड? तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्जाम में। पता है क्या पूछता है? ए शॉर्ट कॉलम सब्जेक्टेड टू 22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्रशिंग स्ट्रेस एंड एरिया इज इतना, फाइंड द लोड। नहीं निकाल लोगे? तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है, अरे निकालोगे सिग्मा सी, और ये कब के लिए है? शॉर्ट कॉलम है। फिर भाई साहब ये आए, हाँ यूलर साहब, वो बोले कि देखो शॉर्ट के बारे में तुमको पहले से पता है, शॉर्ट के बारे में तुमको पहले से पता है, तो शॉर्ट के बारे में तो हमें भी पता है, हम भी बता दिए। अब आता है लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम के लिए बोले देखो यही फॉर्मूला लॉन्ग के लिए वैलिड नहीं होता, लॉन्ग के लिए कुछ अलग आता है। तो वो आए, वो बोले देखो इसका डेरिवेशन भी है लेकिन कोई जरूरी नहीं है, जब मतलब कि टॉस में पूछता था तो करवा देते थे। इसने बोला एक काम करो, जो लॉन्ग कॉलम है तो लॉन्ग कॉलम किस में आपका बकल करेगा, मतलब सॉरी किस में फेल करेगा? अरे बेंडिंग में। तो यहां से किस मैक्सिमम लोड पे, जिस मैक्सिमम लोड पे लॉन्ग आपका मतलब कि कॉलम आपका फेल कर जाएगा, लॉन्ग कॉलम, उस लोड को बोलेंगे बकलिंग लोड। कौन सा लोड? बकलिंग लोड, जैसे पीबी। तो उसने ये बोला कि बकलिंग लोड का फॉर्मूला ये याद रखो कि पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल इफेक्टिव का स्क्वायर। याद कर लोगे? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल इफेक्टिव का स्क्वायर। कैसे याद करोगे? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसने दिया था? यूलर्स ने दिया था, यूलर्स ने दिया था, इसीलिए। और यूलर्स में एल लगा हुआ, इसका मतलब ये किसके लिए फेमस है? लॉन्ग कॉलम के, शॉर्ट के लिए नहीं है। शॉर्ट के लिए तो निकाल लिया, लॉन्ग के लिए। अब रही बात इंटरमीडिएट के लिए, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल इफेक्टिव का स्क्वायर। अब रही बात इंटरमीडिएट, तो मेन जो कंसेप्ट आया रैंकाइन का, ऐसे तो रैंकाइन तीनों के लिए वैलिड है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि रैंकाइन एक्चुअली में किसके लिए आया था?
तो इंटरमीडिएट के लिए आया था, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए नहीं आया था। शॉर्ट और लॉन्ग के लिए तो पहले से फॉर्मूला निकले हुए थे, लेकिन ये मेन मकसद इसका आने का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट के बारे में बताएगा। और ये बहुत आसान सा फॉर्मूला दे करके गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसने ये बोलता कि एक काम करो कि मेरा आर है, तो जो लोड फेल करता है उसको पी आर बोलो, पी आर, ठीक है। हाँ, पी आर इज इक्वल टू जो होगा वो 1 में शॉर्ट कॉलम किस में फेल होता है, क्रशिंग में, तो पी क्रशिंग, किस में, पी क्रशिंग, प्लस में लॉन्ग कॉलम किस में फेल करता है, बकल में, तो पी बी। बस यही फॉर्मूला दे करके ही चलेंगे। मर गए हो का, ठीक है। उसने क्या बताया, 1 में पी आर इज इक्वल टू 1 में पी सी प्लस में 1 में पी बी। ये तीनों के लिए वैलिड है। आप पूछोगे सर जब तीनों के लिए वैलिड है तो अगर पी आर का मतलब रंकाइन लोड, आर लगा हुआ है ना, तो अपना नाम मतलब अपना छाप छोड़ के जाएगा। तो देखो यहाँ पास, तो पी आर का मतलब रंकाइन लोड, और ये रंकाइन लोड का मतलब इंटरमीडिएट लोड पूछा है इंटरमीडिएट कॉलम के लिए। तो अब आपको क्वेश्चन ये आएगा सर कि जो पहले जो निकाले हैं क्या वो दोनों फॉर्मूला गलत है? नहीं, ये तीनों के लिए वैलिड है। कैसे, समझो। ये तीनों के लिए वैलिड हो जाता है। कैसे? केस 1, जब मान लो कि यही फॉर्मूला हम लगाएं शॉर्ट कॉलम में, तब भी लागू होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो शॉर्ट कॉलम में अब आपको पता है शॉर्ट कॉलम में क्या बकल करता है? बकल करता है? नहीं करता है। तो बकल तो नहीं करता है, करता है बकल? नहीं करता है। अगर आपको बकल करवाना है तब क्या गधा कहीं का, मतलब कॉलम को कुछ नहीं करना है, कॉलम ज्यों करते हुए शॉर्ट है तो शॉर्ट है। ये कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है, इस पे आप लोड लगाइए। समझना, थोड़ा सा समझना। 1 में पी आर इज इक्वल टू 1 में पी सी प्लस में 1 में पी बी। अच्छा, ये याद होगा ना, 1 में पी आर इज इक्वल टू 1 में पी सी प्लस 1 में पी बी, क्योंकि क्रॉसिंग का भी आपका उसमें जो इंटरमीडिएट कॉलम होता है वो क्रॉसिंग में भी फेल करता है और बकलिंग में भी फेल करता है। किस में फेल करता है? क्रॉसिंग में भी और बकलिंग में भी।